हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है गाइस आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी पहले से और अच्छी चल रही होगी गाइस। तो एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए और आज के एक और स्मार्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे गाइस। जैसे कि गाइस आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ओएसआई मॉडल के अंदर जो लेयर्स थे उनके फंक्शंस को देखा था। आज जो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली क्या है, वो उनके अंदर जो लेयर्स के अंदर काम करने वाले प्रोटोकॉल्स रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए गाइज जानते हैं। उससे पहले गाइज मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग विंडो में दिख रहा होगा कि एक अलर्ट है। अलर्ट बेसिकली क्या है गाइज, आपको जैसे पता होगा कि 25 तारीख को कोर्सेज के सब्सक्रिप्शंस के प्राइस आपके बढ़ने वाले थे, बट गाइस डिमांड पर उनको अभी एक्सटेंड किया गया है। तो ड्यू टू हाई डिमांड प्राइस हाइक हैज बीन एक्सटेंडेड बाय अ वीक। तो गाइस इसको बहुत जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, एनरोल करेंगे। और एनरोल करते टाइम आप मेरे इस कोड को यूज करना मत भूलिए, YSS10, जिसके बेस पर आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा गाइस। ठीक है। तो गाइस जल्दी से हमारे जो अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं जून 2021 एनटीए यूजीसी नेट के लिए गाइस, तो उनके लिए जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एनरोल करें, जिससे आपको अपनी स्टडी में कोई भी दिक्कत नहीं आए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाइए। और गाइज ये कोड को यूज करना आप लोग मत भूलिए गाइज, जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा गाइज। ठीक है। चलिए मैं जल्दी से एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ गाइज। मेरा नाम योगेश शर्मा और मैंने क्वालिफिकेशन में बीएससी आईटी एमसीएन ओरेकल सर्टिफिकेशन किए हुए हैं। 8 से ज़्यादा सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है गाइज, और मैंने मल्टीपल स्टूडेंट्स को गाइड किया है कि किसी भी एग्जाम को किस तरीके से क्रैक किया जाएगा, उसके लिए स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या बन सकती है, वो सब चीज़ मैंने बताई है। ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं, इसलिए मुझे पता है गाइज किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जाता है। और इस लिंक का यूज करके आप क्या करेंगे गाइज, मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो जरूर करेंगे। तो गाइज जस्ट फॉलो मी गाइज, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अपना टाइम टेबल भी जल्दी से आपको बता देता हूं। और मेरा टाइम टेबल में देखो, मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरी रेगुलर क्लासेस रहती है। तो 10 बजे मेरी क्लास होती है आईसीटी फॉर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट ऑन यूट्यूब। नेक्स्ट है आपका 3 बजे मेरी क्लास होती है कंप्यूटर साइंस पेपर 2 ऑन यूट्यूब। और 5 बजे मेरी क्लास होती है कंप्यूटर साइंस पेपर 2 ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो गाइस यूट्यूब की जो बात हो रही है वो बेसिकली क्या है, एक वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी का चैनल है गाइस। तो आप YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें सब चीजें। और गाइज यहाँ पर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिसके बेस पर आपको अपकमिंग वीडियोस के सेशंस के लिंक्स मिलना चालू हो जाएंगे, नोटिफिकेशंस आपके सामने आना चालू हो जाएंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि हमारी कौन सी वीडियो कब आने वाली है। तो ये आपके लिए एक और अच्छा पॉइंट होगा। ठीक है गाइज। तो गाइज जब भी आप एक कोर्स को या किसी भी चीज को सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आज उसके लिए प्रॉपरली स्ट्रेटजीज पता होना चाहिए किस तरीके से करेंगे। तो मैं बता देता हूं आपको गाइज। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे तो एक इस तरीके से विंडो प्रेजेंट होगी, जिसमें यहाँ से क्लिक करके 3 लाइनों पर से क्लिक करके आपको क्या करना है, गोल सेलेक्ट कर लेना है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग गाइज। बैंक हो सकता है, एसएससी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हो सकते हैं, रेलवे हो सकता है, यूपीएससी, सारे के सारे गोल्स यहाँ प्रेजेंट है गाइज। तो अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एनटीए यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो गाइज आपको करना है गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल मंथली प्लान्स आपके सामने प्रेजेंट हो गए। तो जो प्लान आपके लिए सूटेबल है गाइज उसको आप ले सकते हो। तो गाइज एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम के ऊपर के कौन सा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो अभी एनटी यूजीसी नेट की बात करें तो ये गाइज आपका हाई लेवल का एक वास्ट एग्जाम है गाइस, और इसकी तैयारी के लिए आपको डेडिकेटेड टाइम चाहिए। तो मेरी गाइडेंस क्या रहेगी, आप कम से कम 12 महीने का टाइम तो लेके चले, है ना। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 111550 गाइज। ये अभी भी ओल्ड प्राइस है, नया बढ़ा हुआ प्राइस नहीं है। बट ये भी गाइज आपको नहीं देना है, इस पर भी आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे 10% डिस्काउंट आप यहाँ पर देखिए, मेरा कोड डालेंगे YSS10 एंड देन प्रोसीड टू पे करेंगे, देन देखेंगे यहाँ पर आपके सामने प्राइजेस क्या हो चुके हैं, आपके देखो कम हो चुके हैं। 12 महीने का प्लान क्या दिखा रहा था, ये वाला दिखा रहा था, बट ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया ये, तो आप देखिए प्रोसीड टू पे करेंगे गाइस, तो तुरंत देखेंगे यहाँ पर आपके मन आपके प्रॉपर जो मेथड्स प्रेजेंट हो गए हैं कि किस मेथड से, पेमेंट मेथड से आप पे कर सकते हो, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं गाइस।
और गाइज आप ये कोड यूज करना मत भूलिए, YSS10, इसी के ब्याह पर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा गाइज। ओके गाइज, तो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज बता दी कि किस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या कोड यूज करना है टू गेट अ डिस्काउंट गाइज। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स की बारी है गाइज। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्ड्स होते क्या है? देखिए, हम लोगों ने जो ओएसआई मॉडल पढ़ा था वो ओएसआई मॉडल ये था। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इन सब की मैंने फंक्शंस आपको बता दिए थे। ठीक है, किस लेयर का कौन सा फंक्शन होते हैं, ये सारे केस मैंने आपको बता दिए थे। तो गाइस, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो गाइज, ये जो प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं गाइज, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बिहाफ पर वो पर्टिकुलर लेयर अपना काम परफॉर्म कर पाती है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, हर प्रोटोकॉल में आपको थोड़ा सा समझाते जाऊंगा। अब मैं केवल आपको वो चीज समझाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है गाइज। ओके गाइज, चलिए लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक एक करके मैं आपको फुल फॉर्म भी दे दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहला केस है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज एचटीटीपी। तो गाइस, एचटीटीपी का मेन मकसद क्या होता है? देखो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इसका यूज क्या होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि www.abc.com, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, आपका यूआरएल है। तो जैसे ही मैंने लिखा, एंटर मारा, तो सबसे पहले क्या होता है, http:// और आगे बहुत सारा ऐड हो जाता है। तो अगर बताइए, अगर जब मैं ये चीज टाइप करता हूं और मैं एंटर मारता हूं और HTTP न लगे, तो क्या पर्टिकुलर वेबसाइट आपकी ओपन हो पाएगी? नहीं, क्योंकि यही HTTP इकलौता एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूजर द्वारा जनरेट की गई रिक्वेस्ट को उसके मेन सर्वर तक लेके जाता है और फिर वहां से आपका रेस्पॉन्स लेके आता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग क्लाइंट हैं और ये है सपोज आपका सर्वर। तो हमने क्या किया कि ये वेबसाइट डाली, तो HTTP प्रोटोकॉल अटैच हुआ। HTTP प्रोटोकॉल समझ जाता है कि यूजर ने कोई रिक्वेस्ट जनरेट करी है, तो हमारी रिक्वेस्ट को क्लाइंट से अपने सर्वर तक लेके कौन जाता है? HTTP। इसी वजह से इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर क्या बोला जाता है? HTTP रिक्वेस्ट। इधर से रेस्पॉन्स आता है तो HTTP लेके आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? HTTP रेस्पॉन्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो चूंकि HTTP प्रोटोकॉल आपके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का काम कर सकता है, रिक्वेस्ट लेके जाना, रेस्पॉन्स लेके आना, इस वजह से इसको कई बार हम लोग रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल के नाम से भी इसको जानते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल को गाइस हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैकबोन भी बोल सकते हैं, बैकबोन ऑफ WWW। वर्ल्ड वाइड वेब का क्या है? ये आपका बैकबोन है गाइस। ठीक है, चलिए सेकंड पे चलेंगे गाइस, दैट इज HTTPS। तो गाइस, ये HTTP और इसमें डिफरेंस क्या है आपका कि HTTPS के अंदर गाइस आपका सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बन जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं HTTPS का, इसका जो एग्जैक्ट फुल फॉर्म होता है, तो HTTP+SSL, ये आपकी एग्जैक्ट फुल फॉर्म होती है HTTPS के लिए। SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, यानी एक सिक्योरिटी की लेयर होती है जो आपको ये HTTP के ऊपर अटैच किया जाता है, जिससे हमारा HTTP प्रोटोकॉल क्या बन जाता है? आपका सिक्योर्ड बन जाता है गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग इज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको कौन नहीं जानता? ये बेसिकली क्या होता है, इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको वेब के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बोला जाए कि ये जो वेब की बात करें, WEB वेब, तो वेब बेसिकली दो होते हैं। एक तो होता है WWW और एक होता है जिसको बोलते हैं डार्क वेब, है ना? तो ये जो होता है, ये आपका कौन सा होता है? विजिबल वेब होता है, जबकि ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल वेब के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो डार्क वेब होता है, ये आपके जो जैसे हैकिंग वगैरह होते हैं उस केस में उसको यूज करते हैं, बट आमतौर पर जो गूगल वगैरह होते हैं वो सब आपके डब्ल्यू वाले वेब को यूज करते हैं। ठीक है ना गाइस? तो ये आप बता सकते हो WWW, बट एक ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर स्पेस है तब तक तो वेब है, बट जब स्पेस हटा दिया जाएगा, देन यही WWW की फुल फॉर्म विदाउट स्पेस, ये क्या बन जाता है? दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर बन जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज टेलनेट। देखिए, टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टर्मिनल नेटवर्क। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप बेंगलोर में बैठे हो, और आपके सिस्टम में अगर कोई कमी आ गई है, और नेट तो चल ही रहा है, मेरे सिस्टम में भी नेट चल रहा है,
तो मैं यहीं दिल्ली से बैठे बैठे आपके सिस्टम की स्क्रीन को अपने सिस्टम पर एक्सेस कर सकता हूं बाय यूजिंग टेलनेट सर्विस। तो इसके लिए याद रखेंगे एक टर्म, रिमोट लॉगिन। इसका जो मेन काम होता है, रिमोट में रखे हुए यानी दूर रखे हुए सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हम लोग टेलनेट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, टीम व्यूअर का नाम सुना होगा, और एक गाइस आपने नाम सुना होगा जैसे आजकल चलता है एनीडेस्क चलता है। तो ऐसे मल्टीपल कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसी टेलनेट सर्विस के बिहाफ पर यूज होते हैं, और आप रिमोटली किसी भी सिस्टम को अपने सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं गाइस। तो गाइस एक बार जल्दी से सब लोग शेयर कर लीजिए सेशन को, जिससे और भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो और सेशन आपका रेस्पॉन्सिव सेशन बनता जाएगा। ठीक है गाइज, तो जल्दी से आप लोग शेयर करें गाइज, और रेस्पॉन्स करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट थिंग इज एसएनएमपी। तो एसएनएमपी क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नाम से पता चल रहा है ओवरऑल नेटवर्क का मैनेजमेंट कौन परफॉर्म करता है नेटवर्क में आपका, ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। नाम से क्लियर है, तो आप इसको आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दिस एसएमटीपी। देखिए एसएमटीपी बेसिकली क्या होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका बेसिकली फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कहता है। देखो सपोज, अच्छा एक और भाई देख लेते हैं, इसका एक और साथी है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो हम इन दोनों को साथ में समझेंगे हम लोग। सपोज दैट कि ये आप हम लोग सेंडर हो गए, और ये है आपका रिसीवर। सेंडर का पोस्ट ऑफिस सपोज ये है, और रिसीवर का पोस्ट ऑफिस सपोज ये है। तो हम लोग मेल करते हैं सबसे पहले इसके पास करते हैं, ये भेजता है इसके पास, और यहां से मेल जाती है इसके पास। तो इस वाले काम को हमेशा के लिए ट्रांसमिशन बोला जाता है, जबकि इसको क्या बोलते हैं, हमेशा रिसीविंग बोलते हैं। तो ये वाला काम कौन परफॉर्म करवाता है? एस एम टी पी करवाता है। और इस वाले काम को कौन परफॉर्म करवाता है? पीओपी करवाता है। तो इस एस एम टी पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओनली आउटगोइंग। क्योंकि एस एम टी पी कभी भी इनकमिंग परफॉर्म नहीं करता। और पीओपी को क्या बोलते हैं? ओनली इनकमिंग प्रोटोकॉल बोल देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो चीजें हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल ओनली इनकमिंग और कौन सा प्रोटोकॉल ओनली आउटगोइंग प्रोटोकॉल के केस में ट्रीट होगा गाइज। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए गाइज। इस सेशन को आप लोग बार बार देखते रहिए, जिससे आपको टू द पॉइंट चीजें एग्जाम ओरिएंटेड मिलती रहे गाइज। तो एस एम टी पी एंड पीओपी आपको आई थिंक समझ में आ चुका है गाइज। नेक्स्ट थिंग इज डीएनएस। देखो डीएनएस की मैं प्रॉपरली कहानी आपको बता दे रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा मुझे एरिया चाहिए, तो मैं डिलीट करूंगा चीजों को, है ना, तो जिससे आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आ जाएंगी। और बढ़िया से मैं देसी एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देसी चीजें अक्सर ऐसी होती है जो तुरंत आपको समझ में आएंगी गाइज। ठीक है, बट गाइज आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग सेशन को प्रॉपरली क्या करेंगे, आप सेशन को शेयर जरूर करिए, जिससे और भी लोग यहाँ पर जुड़ते रहे गाइज। चलिए गाइज, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, सपोज दैट कि हम एक कॉलोनी में जाएंगे, और उस कॉलोनी में जाकर हमारा एक दोस्त रहता है अमित, उसका घर ढूंढना है, हमें मकान नंबर नहीं पता है। तो सपोज दैट कि हम लोग ये हैं, और ये है कॉलोनी का गार्ड। कौन है? कॉलोनी का गार्ड। और ये कई सारे कॉलोनी के घर बने हुए हैं। सपोज दैट कि ये जीमेल का घर है, ये फेसबुक का घर है, ये मान लीजिए हॉटमेल का घर है, अलग अलग घर हैं। और हर घर के अपने अपने नंबर हैं, मकान नंबर। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, कि जैसे इसका जीमेल का जो है या गूगल का है, इसका मैं मान के चलता हूँ जस्ट अभी एग्जांपल के लिए, ये इसका है। और इसके लिए मैंने सपोज दैट ये ले लिया, और इसके लिए मैंने 10.10.9.2 ये ले लिया। ये सब देखने में आपको आईपी एड्रेस लगेंगे, और हैं बेसिकली आईपी एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर मैं एक मकान की बात कर रहा हूँ तो मैं मकान नंबर बोल रहा हूँ। जब मैं सर्वर या सिस्टम की बात करूंगा तो उनके लिए आईपी एड्रेस बन जाता है। अब हम लोग गए इस गार्ड के पास, मैंने इससे बोला बा कि भाई अमित का मकान नंबर बताओ। और उस गार्ड के पास एक डेटाबेस होता है, अपनी एक डायरी या कुछ ऐसा रजिस्टर होता है, जिसमें सारे कॉलोनी के जो मेंबर्स हैं उनके डिटेल्स प्रेजेंट होती है। तो गार्ड अपनी कॉपी में चेक कर लेगा भैया अमित का मकान नंबर कौन सा है, तो उसने बता दिया कि अमित का मकान नंबर क्या है आपका, ये है 7। तो गार्ड का काम क्या रहा? अमित का मकान नंबर ढूंढना उस डेटाबेस से। अब सपोज दैट कि अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने बोला अपने सिस्टम पर कि www.gmail.com आपको ओपन करनी है। तो जब ये वाली जो रिक्वेस्ट है इस सर्वर के पास में जाती है, अब हम इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे? डोमेन नेम सर्वर बोलेंगे।
तो डोमेन नेम सर्वर के पास में ये जितने भी आपके जो सिस्टम है उन सबके आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये डीएनएस क्या करेगा, ये जो हमने एड्रेस टाइप किया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूआरएल एड्रेस बोल देते हैं। तो इस यूआरएल एड्रेस के अकॉर्डिंग उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो ये बता देगा कभी जीमेल के अकॉर्डिंग इसका आईपी एड्रेस क्या आपका, ये बता देता है, जिससे वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपकी खुल जाती है। तो यहाँ पर केस होता क्या है कि जो यूआरएल एड्रेस होता है इसके अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस बताना, और आईपी एड्रेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसका यूआरएल बताना, ये बेसिकली काम किसका होता है आपका यहाँ पर, डोमेन नेम सर्वर का होता है। तो वो कंप्यूटर जो ये काम करता है उसको तो डोमेन नेम सर्वर बोल देते हैं, बट इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो जब भी कभी आप भूल जाओ कि अपने दोस्त का मकान नंबर ढूंढना है, तो आप ध्यान रखिए डीएनएस यहाँ पर याद आना चाहिए। बात क्लियर है? तो ये इज द बेस्ट एग्जांपल है जिससे चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज डीएससीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखिए ये बेसिकली करता क्या है डीएससीपी, कि आपके रन टाइम में एक नेटवर्क के अंदर नए सिस्टम को अलॉट करवाता है। जैसे कि एक बात बताऊं आपको, कि जैसे हम लोग एक मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर पे जाते हैं, तो सर्विस सेंटर पर जब जाते हैं तो गाइज वहां पर हम लोग टोकन लेते हैं। तो वो मशीन हर यूजर को एक नया टोकन निकाल के देती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी इस डीएससीपी सर्वर का काम होता है कि जो भी नए सिस्टम यहाँ पर अलॉटमेंट हो रहे हैं उनको नया आईपी एड्रेस अलॉट कर देना। तो जब आपने नेटवर्क की नेटवर्क सेटिंग में जाके अपने सिस्टम में कुछ प्रॉपर्टीज अगर देखी हो, तो वहां पर दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। तो जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है वो अलॉट कौन करवाता है सिस्टम को, आपका ये। और डायनेमिक का मतलब है, इसीलिए बोलते हैं कि आपके रन टाइम पर आपको एड्रेस अलॉटमेंट करवाता है। इसका फायदा क्या होता है, सपोज दैट कि अगर स्टूडेंट्स के एग्जाम होने हैं, उनको रोल नंबर बांटना है, तो अगर मान लो 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट को तो रोल नंबर मैं खुद ही दे सकता हूँ। बट अगर 1 लाख स्टूडेंट हैं तो उनको मैं नहीं दे सकता, उनके लिए एक मशीन लगा दी। तो मशीन लगा दी, उसको बोल दिया भैया 1 से लेकर 1 लाख तक के नंबर आपके साथ हैं, एक एक करके सबको लॉट करते जाओ, और रैंडमली करना है। तो वो मशीन क्या करेगी, जैसे यूजर आएगा बटन दबाएगा, वहां पर अपना एक रोल नंबर उसको मिलता रहेगा हर बार। तो वो बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल सिस्टम के लिए जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो आईपी एड्रेस को पता लगाना, यूआरएल एड्रेस के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस पता लगाना, फाइंड आउट करना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ डीएनएस। और डीएससीपी का काम होता है एक नए सिस्टम को रन टाइम पर डायनेमिकली आईपी एड्रेस अलॉट करना। तो ये आपका अलॉटमेंट का काम कर रहा है, ये करता है आपका फाइंडिंग करने का काम, और ये जो काम करता है आपका अलॉट करने के लिए काम करता है। क्लियर है? तो ये आप आराम से चीजें बता सकते हो, टू द पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें कुछ बताना नहीं है मुझे, आप लोग इस चीज को जानते हो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, कि अपने सिस्टम से फाइलों को भेजने के लिए, फाइलों को रिसीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं इंटरनली, दैट इज नोन एज एफटीपी। नेक्स्ट थिंग इज इस डब्ल्यूएपी, देखो ये एक अच्छा प्रोटोकॉल है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आप बॉलीवुड मूवीज देखते हो, और बॉलीवुड मूवीज में क्या होता है भाई, आपके जैसे भूत वाली पिक्चरें थी पहले, तो आप एग्जांपल देखना, कितना बढ़िया एग्जांपल है। तो भूत वाली पिक्चरें थी, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि एक लाश है ना, और एक आदमी अपनी दूसरे पर्सन की लाश को लेके आया, और वहां पे पहले बाबा होते थे ना, मंत्र अंतर फूंकते थे। तो उस लाश को लेके आया, उसके सामने रख दिया, बाबा इसे जिंदा कर दो, है ना। तो मूवीज में ऐसे अक्सर दिखाया गया, आपने देखा होगा, अनुपम खेर और जैसे कई सारे एक्टर्स थे वहां पर जो प्रेजेंट करते थे चीजों को। तो वहां पर वो जो बाबा है ना, तांत्रिक है ना, वो मंत्र अंतर फूंकता है, और वो लाश क्या हो जाती है, जिंदा हो जाती है। मतलब जब तक वो लाश मरी हुई थी, दैट मीन्स वो डीएक्टिव थी, और जैसे ही मंत्र अंतर फूके, देन वो जिंदा हो गई, एक्टिव हो गई। सेम टू सेम यही काम कौन करता है, आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल काम करता है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, सॉरी, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, कि एक वाईफाई नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो आप एक नेटगियर का या डीलिंग कंपनी का कोई एक नई वाईफाई डिवाइस लेके आए हो, तो जब वो नई लेके आते हैं तो अभी तो वो डीएक्टिव है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वो डीएक्टिव है, तो जब हम सिस्टम में अटैच करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके अंदर सर्विसेज अप्लाई करेंगे, तब जाके वो डिवाइस पर्टिकुलरली अपना वर्किंग मोड में आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो वहां पर बोला जा रहा है कि जो आपकी मरी हुई लाश थी,
उसको डीएक्टिव मोड से आपने जिंदा कर दिया, मतलब एक्टिव कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, जो वाईफाई और वायरलेस डिवाइसेज होती हैं उनको डीएक्टिव मोड से एक्टिव करने के लिए हम जिस सर्विस का यूज करते हैं दैट इज नोन एज WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल गाइस। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल यूज्ड इन वाईफाई डिवाइसेस गाइस, ठीक है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि वाईफाई डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कराने के लिए जिन सर्विसेज का यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेब सर्विसेज के नाम से जानते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, जेपीईजी। देखिए गाइस, जेपीईजी बेसिकली क्या होता है, ये जस्ट आप जानते हो कि जो आपके इमेजेस होते हैं, आपकी फोटो कैप्चर करते हो तो उनका जस्ट एक एक्सटेंशन होता है। तो देखिए तीन चीजें आपकी, एक तो जेपीईजी, एक मिडी, एक माइम, ये तीनों प्रोटोकॉल्स हैं आपके, वो आपके प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर काम करते हैं। तो आपको मैंने बोला भी था कि आप याद करके रखिए कौन सी लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ध्यान के रखना है कि ये जो पी लेटर आपका फोटोग्राफिक है, यहाँ पर कई जगह पर आपकी किताब में पिक्चर लिखा हुआ है, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास आंसर जो है वो आपका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप के नाम से आप इसको बता सकते हो guys। तो उम्मीद है guys ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और मैं आपको बिल्कुल देसी एग्जांपल से समझा रहा हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आप आराम से चीजों को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक इमेज का एक्सटेंशन बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है देखो मिडी। मिडी बेसिकली क्या होता है, देखो ये तो इमेज का एक्सटेंशन बन गया, बट मिडी जो होता है वो आपकी साउंड फॉर्मेट की फाइल्स होती हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के नाम से का, जिसको आप बता सकते हो। क्लियर है। तो मिडी आप समझ जाइए, मिडी बेसिकली होता क्या है, जब अपने सिस्टम में साउंड जनरेट होती है तो उसमें क्या, सिस्टम में साउंड कार्ड होते हैं। तो साउंड कार्ड जो होता है वो एक हार्डवेयर होता है, उसको एक्टिवेटेड करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग साउंड ड्राइवर। तो साउंड ड्राइवर जब इंस्टॉल करते हैं तो आपके जो डिवाइस के अंदर जो आपके फॉर्मेट्स होते हैं एक्टिवेटेड हो जाते हैं, देन आपके सिस्टम में साउंड बजना चालू हो जाती है। तो वो एक्टिवेटेड फॉर्मेट कौन से होते हैं, आपके मिडी फॉर्मेट ही होते हैं जिससे साउंड जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब देखिए अब इस साइड में आगे तो मैं अब आपको डिलीट कर दूंगा। माइम, ठीक है। माइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये क्या करता है, देखो हमारा सपोज हम लोग यहाँ पर क्लाइंट है, ये आपका एक सर्वर है, यहाँ पर भी एक सर्वर है, और ये एक रिसीवर है, ये आपका मेलिंग के केस में काम आ रहा है, लिखा हुआ है MAIL। तो देखो हम लोग जो अपना टेक्स्ट लिख के भेजते हैं मेल में, वो तो जस्ट एक टेक्स्ट होता है। तो ये टेक्स्ट जब इसके पास पहुंचता है तो हमारे टेक्स्ट को कन्वर्ट किस में कर देता है, जो भी आपका टेक्स्ट आपने लिखा है उसको वो ASCII कोड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। और ये ASCII कोड फिर इधर पहुंचता है, तो ये क्या करता है, ये इस ASCII कोड को, ये आपके जो एक्चुअल जो डेटा था ना आपका, जो एक्चुअल डेटा था, टेक्स्ट था, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका कन्वर्ट कर, मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारी मेल होती है उस मेल को ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और यहां से जब वापस पहुंचेंगे रिसीवर साइड में, देन एक्चुअल मेल में उसको कन्वर्ट करना। दिस इज द होल फंक्शन ऑफ माइम प्रोटोकॉल गाइस। तो ये बेसिकली आपके मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल होता है, जो कि आपके पर्टिकुलर मेल को ASCII कोड के रेफरेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सेप। अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट हो गए, देखो यहाँ HTTP से लेकर और ये वाले जो थे इतने, ये एप्लीकेशन लेयर के थे, और ये दोनों, और ये दोनों आपके प्रेजेंटेशन लेयर के, अब आपके सेशन लेयर के स्टार्ट हो चुके हैं। तो सेप की फुल फॉर्म देखो, नेट पे जाओगे तो मल्टीपल फुल फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, बट एग्जैक्टली इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल गाइज। तो इसका काम क्या है, सेशन जो लेयर थी उसका काम क्या था, टाइम बाउंडेशन को मैच करना, मतलब मैनेज करना। तो टाइमिंग के केस में काम करता है, तो कौन सी चीज कब डेटा भेजना स्टार्ट किया था, कितना पहुंच गया, कैसे पहुंचा, ये सारी चीज रखना। तो वही टाइमिंग कंट्रोल्स मैनेजमेंट कौन करता है, दैट इज अ सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। अदरवाइज इसके SAP के तो बहुत सारी फुल फॉर्म है, सर्विस एक्सेस पॉइंट सिस्टम एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, सर्विस एक्सेस प्रोग्राम, ये कई सारे केस आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, बट अपने को सेशन लेयर के रेफरेंस में देखना है, तो देन द फुल फॉर्म ऑफ SAP इज सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल गाइस। तो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। नेक्स्ट है SQL। एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस के केस में काम करती है। तो यहाँ जस्ट मैं आपको केवल एक लैंग्वेज की फुल फॉर्म दे रहा हूँ, बट ये हाँ एसक्यूएल जो होती है लैंग्वेज, वो आपके इस सेशन लेयर के अंदर ही परफॉर्म करती है। तो इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं और क्वेरीज हैं वो सब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं कब बताऊंगा, जब हम लोग डिटेल में
डीबीएमएस की क्लास करेंगे, वहां पर मैं आपको चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। बट अभी गाइज आप ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीज आपके कौन से लेयर में काम करती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है टीसीपी। टीसीपी बेसिकली क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका एक और केस होता है जिसे यूडीपी बोलते हैं। तो यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पर फर्क क्या है, ये है सेंडर और ये है रिसीवर, ये मैं टीसीपी की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं रिसीविंग की उसकी बात करूँ यूडीपी की। तो यहाँ पर सेंडर क्या करता है, डायरेक्टली कभी भी डेटा नहीं भेजता। ये पहले क्या करता, अपनी एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है इसके पास और पूछता है कि रिसीवर साहब आप फ्री हो। अगर रिसीवर ने बोल दिया कि यस, तो रिसीवर ने अगर बोल दिया सपोज दैट कि यस आई एम फ्री, देन एक्चुअल डेटा वो वहां पर भेजेगा। नहीं, डेटा को भेजने से पहले वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता। दैट मींस इस टीसीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के नाम से। और जब गाइस कनेक्शन प्रॉपर होता है तो डेटा 100% पहुंचेगा। दैट मींस इसको यहाँ पर आप एक और नाम से जान सकते हो, रिलायबल प्रोटोकॉल के नाम से जान सकते हो। तो ये किसकी बात हो गई है, ये आपकी बात हो गई है टीसीपी की। तो टीसीपी कनेक्शन आपका पहले बनाता है, डेटा बाद में भेजता है। जबकि यूडीपी की अगर बात करते हैं, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये यूडीपी की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है गाइस कि सेंडर जो है ना वो कुछ नहीं पूछता, रिसीवर रिसीव करे ना करे वो अपना डेटा भेज ही देगा। तो चूंकि डेटा डायरेक्टली भेजता है, ये अपना कनेक्शन पहले नहीं बनाता है, इस वजह से यूडीपी की जो बात होती है, यूडीपी कैसा कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्शन लेस। और जब कनेक्शन लेस है, इस वजह से हम प्रॉपर्ली रिलायबिलिटी दे नहीं सकते हैं, तो अनरिलायबल प्रोटोकॉल आपका बताया जाता है। तो अनरिलायबल आपका प्रेजेंट होगा। दैट रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि डेटा श्योरिटी से वहां 100% पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, ये आपकी बात होती है। तो इस वाले केस में हो सकता है मे बी कि भाई रिसीवर रिसीव ना करे, तो जब नहीं करेगा तो डेटा नहीं पहुंचेगा, और रिसीव भी करेंगे तो आपका वो पहुंच जाएगा। दैट मीन 100% रिलायबिलिटी यहाँ पर हम लोग अलॉट नहीं कर सकते। क्लियर गाइज? तो इतना आई थिंक आपको परफेक्टली समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे गाइज हम लोग। अगली चीज क्या है, देखिए आईसीएमपी। अब देखो यहाँ पर दो प्रोटोकॉल मैंने छोड़ दिए अभी, एक तो आईपी, और आईपी के अंदर आपका जो है आईपी वर्जन 4/6, ये मैंने अभी छोड़ दिया है क्योंकि मैं अगली क्लास के अंदर आपको डिफिकल्टली इसको आईपी एड्रेसेस की पूरी क्लास में आपके सामने बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आईसीएमपी क्या करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यानी सेंडर से रिसीवर तक जो आपका डेटा जाता है, उनके लिए जो मैसेजिंग सर्विस होती है, उन सब मैसेजिंग सर्विस को मैनेज करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है, आईसीएमपी करता है। याद रखेंगे यहाँ पर एम का मतलब, क्योंकि एम के केस में ज्यादातर क्या देखा गया कि मैनेजमेंट प्रेजेंट हुआ है। तो आई इसका एक और केस होता है आईजीएमपी। तो आईजीएमपी का इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब देखो होता है कि ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब आईजीएमपी क्या करता है, जैसे मान लीजिए अपनी क्लास का एक प्लेटफॉर्म है कि उसमें एक रजिस्टर एंट्री करवाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो जो स्टूडेंट आते जा रहे हैं अपना नाम लिखते जा रहे हैं, और जो जाते जा रहे हैं अपना नाम काटते जा रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके से मेंटेन हो रहा है कि कितने स्टूडेंट रहे कितने स्टूडेंट चले गए। तो वो केस यहाँ पर कौन परफॉर्म करता है, अपने नेटवर्क कितने सिस्टम है ना, वो सारा केस परफॉर्म कौन करेगा, आईजीएमपी। इसको बोलते हैं ग्रुप मैनेजमेंट करना। बट उन सभी के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ आईसीएमपी, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल गाइज। आई थिंक दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट गाइज, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली, है ना। तो अच्छे से आपको चीजें समझनी पड़ेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। तो गाइज मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सेशन को शेयर करिए, जितना आप सेशन को शेयर कर सकते हैं उतने ज्यादा लोग प्रेजेंट होंगे और आपका जो सेशन है रेस्पॉन्सिव सेशन बनेगा गाइज। ओके गाइज, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इस ओएसपीएफ। देखो ओएसपीएफ का कहता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसका काम क्या है, यहाँ पर देखो बहुत सारे केस प्रेजेंट हो रखे हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे छोटा रूट अपने को बताना होता है। कई सारे सेंडर हैं, कई सारे रिसीवर हैं, तो सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता होता है, अगर मान के चलिए कि सारे सिस्टम आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हो रखे हैं, है ना, और कुछ इस तरीके से हैं ये, तो सबसे छोटा रूट कौन सा है, सबसे छोटा रूट है आपका ये वाला जो डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रूट होता है, वो बताने का काम कौन करता है, आपका ओएसपीएफ के नाम से इसको बता सकते हो। अब देखिए एआरपी और आरएआरपी ये दो प्रोटोकॉल होते हैं। तो एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एंड आरएआरपी इज अ रिवर्स एआरपी। इनका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने ओएसआई मॉडल में देखा था, तो मैं बात करता हूँ पी डी
एन टी, इनसे काम हो जाएगा। एन पी डी एन टी, आगे एस पी होता है। तो इस साइड में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, सेंडर साइड है, और उधर से हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, दैट मीन्स ये रिसीवर साइड है। तो आपने अब देखा था लास्ट क्लास में, यहाँ पर जो एक एड्रेस काम करता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक एड्रेस बोलते हैं, और यहाँ पर जो एड्रेस काम करता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोल देते हैं। सेम इधर भी होगा, यहाँ पर भी आपका मैक एड्रेस है और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, वो आईपी एड्रेस काम करता है। तो गाइस जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें पहले आईपी एड्रेस तो पता है, बट उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, आईपी के अकॉर्डिंग मैक एड्रेस पता लगाना पड़ता है। और उधर जाएंगे तो हम इस मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग हमें आईपी एड्रेस का पता लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका मैक एड्रेस होता है, इसको आईपी एड्रेस में बदल देना, और आईपी एड्रेस होता है इसके अकॉर्डिंग मैक एड्रेस पता करना। तो ये साइड होती है सेंडर के लिए, ये साइड होती है रिसीवर के लिए। ये काम परफॉर्म करता है एआरपी, और ये काम परफॉर्म करता है आरएआरपी। तो दिस इज अ होल फंक्शन ऑफ एआरपी एंड आरएआरपी बोथ प्रोटोकॉल। तो इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर एआरपी आरएआरपी दोनों की फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दी है कि दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली ये जो करता है वो क्या करता है, आपका आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली उल्टा लिख गया मुझसे, है ना, कोई नहीं, मैं साफ करके दोबारा से कर देता हूँ। चलो, हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि जो आईपी एड्रेस होता है इसको करना मैक एड्रेस में, और मैक एड्रेस होता है इसको वापस से आईपी पे। तो ये होती है सेंडिंग साइड, एआरपी परफॉर्म करता है, और ये होती है रिसीविंग साइड जिसको आरएआरपी परफॉर्म करता है। तो ये बेसिकली फंक्शन, तो इसका काम क्या बन गया कि आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना, और ये क्या करता है, आपका जो मैक एड्रेस होता है उसको हम लोग आईपी एड्रेस में। तो ये आप समझ लीजिए, केवल और कुछ नहीं पूछा जाता, केवल यही पूछा जाता है जिसको आप अच्छे से बता सकते हो, जो मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया गाइस, ठीक है। अगली थिंग है दैट इज पीपीपी। पीपीपी आप नाम से समझ लो, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, मतलब दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं प्रॉपर्ली कि नहीं है, तो इसको हम चेक करने की जो परमिशन है वो कौन हैंडल करेगा, आपका पीपीपी। और एक और प्रोटोकॉल है गाइस, स्लिप, एसएलआईपी, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए ये दोनों प्रोटोकॉल आपके डाटा लिंक लेयर में काम करते हैं। तो उसका एक काम था कि डाटा लिंक लेयर में देखा था डाटा फ्लो कंट्रोलिंग, तो ये डाटा फ्लो कंट्रोलिंग यही परफॉर्म करता है, डाटा फ्लो कंट्रोलिंग, मतलब कौन सा पैकेट आपका पहले जाएगा, कौन सा फ्रेम दूसरी बार जाएगा, ये सब सीक्वेंस अरेंज करना, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्लिप प्रोटोकॉल। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मैंने आपको परफेक्टली बता दिए गाइज। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है गाइज, और आप लोग इस चीज को रेगुलरिटी से पढ़ते भी रहिए, जिससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और पता है आपके एग्जाम के अंदर इन सब की फुल फॉर्म्स वगैरह खूब सारी पूछी जाती हैं, और यही है आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गाइज। तो उसमें हर चीज आपको पता होना चाहिए, और मैं टू द पॉइंट क्लासेस आपके सामने लेके आता रहता हूँ गाइज, और ये हर चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगी गाइज। तो ठीक है गाइज, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली आप पढ़िए, और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं गाइज। और अगली क्लास के अंदर जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें गाइज मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज लेके आने वाला हूँ, जैसे हब, स्विच, राउटर, ये जो आपने कनेक्टिंग डिवाइसेस पढ़े होंगे, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्रिज, मॉडेम, रिपीटर, इन सभी डिवाइसेस की जो फंक्शनैलिटी है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइज आप लोग अपने जो अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाले हैं गाइज, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ये मेरा कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा गाइज। ठीक है गाइज, तो प्रॉपर्ली आप तैयारी करते रहिए, और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइए गाइज, बट इस कोड को जरूर यूज करें गाइज। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।